गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फ्रांस के संविधान की विशेषताएं। फ्रांस के संविधान की विशेषताओं के बारे में हम बात करें उससे पहले हम ये समझेंगे कि फ्रांस में वर्तमान में जो संविधान है वो पंचम गणतंत्र का संविधान है और इस संविधान का निर्माण 1958 में द गोल के नेतृत्व में किया गया। इसमें दो बातों पर विशेष रूप से बल दिया गया, पहला व्यवस्था और दूसरा स्थायित्व। इसका कारण ये था कि फ्रांस लंबे समय से राजनीतिक अस्थिरता का शिकार रहा, तो जब संविधान बनाया गया तो इस बात पर विशेष रूप से बल दिया गया कि संविधान इस तरह का बनाया जाए जिससे कि ऑर्डर और स्टेबिलिटी को मेंटेन रखा जा सके। तो आज हम फ्रांस के पंचम गणतंत्र के संविधान की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। सबसे पहली विशेषता हम ले रहे हैं संविधान की प्रस्तावना। हर संविधान के प्रारंभ में एक प्रस्तावना दी जाती है जिसमें संविधान के लक्ष्य, उद्देश्यों, आदर्शों आदि के बारे में बताया जाता है। फ्रांस का संविधान इस मामले में इस दृष्टि से विशेष है कि फ्रांस के संविधान की प्रस्तावना में लक्ष्यों, उद्देश्यों या आदर्शों का वर्णन नहीं किया गया है, बल्कि फ्रांस के संविधान की प्रस्तावना के तीन मूल तत्व हैं। पहला, नागरिक अधिकार। फ्रांस के संविधान की प्रस्तावना में मानवीय अधिकारों की घोषणा को स्वीकार किया गया है। स्त्रियों को भी पुरुषों के समान अधिकार दिए गए हैं। एक विशेष बात यह है कि संविधान द्वारा दिए गए इन नागरिक अधिकारों पर समाजवादी दर्शन का प्रभाव दिखाई देता है। जैसा कि हम देखते हैं कि वहाँ सभी नागरिकों को जीविका प्राप्ति का अधिकार है, संगठन बनाने का अधिकार है, श्रमिकों को उद्योगों के प्रबंध में भागीदारी प्राप्त करने का अधिकार है, हड़ताल और प्रदर्शन का अधिकार है। इससे हमें ये स्पष्ट होता है कि फ्रांस में जिन मानवीय अधिकारों को स्वीकार किया गया है वे समाजवादी दर्शन से प्रभावित हैं। दूसरा मेन तत्व है प्रस्तावना का अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति वचनबद्धता। प्रस्तावना में कहा गया है कि फ्रांस अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों को मान्यता प्रदान करेगा और अन्य राष्ट्रों की स्वतंत्रता का आदर करेगा। अर्थात संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि फ्रांस अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों को स्वीकार करता है। तीसरी मेन बात है फ्रांस के संविधान की प्रस्तावना में फ्रांसीसी संघ का उल्लेख। प्रस्तावना में ये कहा गया है कि संविधान समुद्र पार के प्रदेशों को स्वतंत्र निर्णय का अधिकार प्रदान करता है और उन प्रदेशों को लोकतंत्रात्मक पद्धति के विकास के लिए फ्रांसीसी समुदाय की सदस्यता प्रदान करता है। अर्थात संविधान की प्रस्तावना में समुद्र पार के प्रदेशों को फ्रांसीसी समुदाय का अंग स्वीकार किया गया है। तो इस तरीके से फ्रांस के संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें तीन बातों पे बल दिया गया है: नागरिकों के अधिकार, अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करना और फ्रांसीसी संघ का उल्लेख। दूसरी विशेषता हम लेते हैं संकट काल का शिशु। फ्रांस के संविधान को संकट काल का शिशु कहा जाता है। इसका कारण क्या है? देखिए, 1958 में जब संविधान का निर्माण हुआ उस समय फ्रांस में राजनीतिक अस्थिरता थी, निराशा का माहौल था। इस स्थिति के समाधान के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति को अधिक से अधिक शक्तियां प्रदान की गई। इसलिए 1958 के संविधान को संकट काल का शिशु कहा जाता है। अर्थात जो संकटकालीन परिस्थितियां फ्रांस में बनी हुई थी, जहां एक तरफ राजनीतिक अशांति थी, निराशा का माहौल था, गृह युद्ध छिड़ जाने की आशंका थी, उन परिस्थितियों से निपटने के लिए इस संविधान को बनाया गया
और संविधान निर्माण में इस बात पर बल दिया गया कि जो कार्यपालिका का प्रधान है अर्थात राष्ट्रपति, उसको अधिक से अधिक शक्तिशाली बनाया जाए। अगली विशेषता है निर्मित लेकिन बिना संविधान परिषद का संविधान। फ्रांस का संविधान भी एक निर्मित संविधान है, लेकिन विशेष बात यह है कि फ्रांस के संविधान का निर्माण किसी संविधान परिषद ने नहीं किया। जैसा कि हम देखते हैं कि अधिकांश देशों के संविधान का निर्माण संविधान निर्मात्री सभा ने किया है, लेकिन फ्रांस में ऐसा नहीं है। फ्रांस के संविधान का निर्माण द गोल मंत्रिमंडल के सदस्यों और 39 सदस्यों की परामर्शदात्री सभा ने किया। ये जो परामर्शदात्री सभा थी, ये भी जनता के द्वारा निर्वाचित नहीं थी, बल्कि इस सभा ने भी द गोल की विचारधारा को ही क्रमबद्ध रूप प्रदान किया। इसीलिए फ्रांस के संविधान को द गोल संविधान भी कहते हैं। अर्थात जो फ्रांस का संविधान है वो जब द गोल की जो विचारधारा है उसी को प्रमोट करने वाला था। किसी संविधान परिषद ने ये संविधान नहीं बनाया। इसका निर्माण द गोल मंत्रिमंडल के सदस्यों ने किया और एक परामर्शदात्री सभा ने किया जिसमें 39 सदस्य थे, लेकिन ये परामर्शदात्री सभा भी द गोल के विचारों को ही आगे बढ़ाने वाली थी। नेक्स्ट विशेषता है लिखित संविधान। फ्रांस का संविधान भी एक लिखित संविधान है। इसमें प्रस्तावना है जिसके बारे में हमने अभी बात की। इसमें 95 धाराएं हैं और 15 अध्याय हैं। एक तरीके से ये संविधान बहुत संक्षिप्त है और संक्षिप्त होने के कारण इसमें कुछ अपूर्णता भी है और अस्पष्टता भी है। नेक्स्ट हम लेते हैं विशेषता कठोर संविधान। देखिए कठोर संविधान क्या होता है। जैसा कि पहले भी हमने कई बार बात की कि दो तरह के संविधान होते हैं, एक कठोर संविधान और एक लचीला संविधान। कठोर संविधान वह संविधान है जिसमें संविधान संशोधन के लिए सामान्य कानून निर्माण की प्रक्रिया से भिन्न प्रक्रिया अपनाई जाती है। फ्रांस के संविधान भी एक कठोर संविधान है और फ्रांस के संविधान में संशोधन करने के दो तरीके हैं। संविधान के अनुच्छेद 89 में ये तरीके बताए गए हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए पहला तरीका है संविधान में संशोधन करने का कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन का विधेयक संसद में प्रस्तावित करते हैं और यदि संसद के दोनों सदन 3/5 बहुमत से पारित कर देते हैं तो वह संविधान संशोधन एक्सेप्ट हो जाता है। दूसरा तरीका ये है कि प्रधानमंत्री के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति या संसद का कोई सदस्य संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तावित करता है। यदि संसद के दोनों सदन इसे पारित कर देते हैं तो ये विधेयक जनता के सम्मुख जनमत संग्रह के लिए रखा जाता है और यदि जनता इसे बहुमत से समर्थन प्रदान करती है तो यह संविधान संशोधन एक्सेप्ट हो जाता है। तो फ्रांस में संविधान संशोधन के दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि प्रस्ताव राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तुत किया जाए, संसद के दोनों सदन 3/5 बहुमत से स्वीकार कर लें। दूसरा तरीका है प्रधानमंत्री के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति या संसद का कोई सदस्य विधेयक प्रस्तावित करे, संसद के दोनों सदन पारित करें, उसके बाद जनता इसे जनमत संग्रह में स्वीकार करे। नेक्स्ट विशेषता है लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित संविधान। फ्रांस का संविधान भी लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित है। फ्रांस के संविधान की धारा 3 में ये कहा गया है कि संप्रभुता जनता में निहित है और जनता अपनी इस शक्ति का प्रयोग अपने प्रतिनिधियों द्वारा या जनमत संग्रह के द्वारा करेगी। यद्यपि फ्रांस के संविधान का निर्माण जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों ने नहीं किया, लेकिन संविधान बनने के बाद इस पर जनमत संग्रह कराया गया
और जनमत संग्रह में जनता का इसे भारी समर्थन प्राप्त हुआ। तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि यद्यपि संविधान का निर्माण जनता के प्रतिनिधियों ने नहीं किया, लेकिन इस संविधान की जो संप्रभुता है वो जनता में ही निहित है। नेक्स्ट विशेषता है संविधान का जनतंत्रीय एवं गणतंत्रीय स्वरूप। फ्रांस के संविधान की धारा 2 में ये कहा गया है कि फ्रांस एक अविभाज्य, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातंत्रात्मक तथा सामाजिक गणतंत्र है। साथ ही धारा 89 ये कहती है कि संविधान के गणतंत्रीय स्वरूप को संशोधित नहीं किया जा सकता। यहाँ थोड़ा करेक्शन करेंगे, 79 ना होके ये 89 है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि धारा 89 में कहा गया है कि संविधान के गणतंत्रीय स्वरूप को संशोधित नहीं किया जा सकता। इससे हमें पता लगता है कि जो फ्रांस का संविधान है वो लोकतंत्रात्मक है, गणतंत्रात्मक है। गणतंत्रीय स्वरूप कैसे है? देखिए, फ्रांस का जो राष्ट्रपति है वो जनता के द्वारा निर्वाचित किया जाता है और लोकतंत्रीय है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि वहाँ पर जनमत संग्रह को अपनाया गया है। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना। देखिए, फ्रांस में जब क्रांति हुई थी 1789 में, उसके बाद से ही वहाँ ये प्रयास किया गया कि धर्म और राजनीति को पृथक रखा जाए। इसीलिए फ्रांस के पंचम गणतंत्र के संविधान में भी फ्रांस को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है और फ्रांस के संविधान में ये लिखा गया है कि राज्य सभी विश्वासों का आदर करेगा और सभी नागरिकों के बीच जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव किए बिना समानता स्थापित करेगा। साथ ही संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें भी ये कहा गया है कि राज्य धर्मनिरपेक्ष शिक्षा की व्यवस्था करेगा। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों की व्यवस्था। इसके बारे में जैसा कि अभी हमने बात की थी कि फ्रांस के संविधान की प्रस्तावना में मूल अधिकारों का उल्लेख है। प्रस्तावना में 1789 के मानवीय अधिकारों के घोषणा पत्र को स्वीकार किया गया है और साथ ही संविधान द्वारा प्रदान किए गए ये मूल अधिकार समाजवादी दर्शन से प्रभावित हैं। नेक्स्ट हम विशेषता लेते हैं संसदात्मक एवं अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का समन्वय। ये बहुत ही प्रमुख विशेषता है फ्रांस के संविधान की। अभी तक हमने देखा कि भारत में, ब्रिटेन में संसदात्मक शासन व्यवस्था है, अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, लेकिन फ्रांस में कुछ लक्षण ऐसे हैं जो संसदात्मक शासन व्यवस्था जैसे हैं और कुछ लक्षण ऐसे हैं जो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था जैसे हैं। पहले हम देख लेते हैं कि संसदात्मक से क्या अभिप्राय है और अध्यक्षात्मक से क्या अभिप्राय है। संसदात्मक शासन व्यवस्था वो शासन व्यवस्था होती है जिसमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका परस्पर संबंधित होती है। दूसरी तरफ अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था वह शासन व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से पृथक रहकर कार्य करती है। फ्रांस में दोनों ही शासन व्यवस्थाओं के तत्वों का समन्वय है। हम इनको डिस्कस करते हैं कि संसदात्मक शासन व्यवस्था के कौन से तत्व हैं और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के कौन से तत्व हैं। पहले हम बात करते हैं कि वो कौन से लक्षण हैं जो संसदात्मक शासन व्यवस्था के समान हैं। देखिए, फ्रांस में मंत्री परिषद के जो सदस्य हैं वो संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। फ्रांस के संविधान का जो अनुच्छेद 20 है, अनुच्छेद 20 में ये कहा गया है कि मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। तो ये चीज़ हम संसदात्मक शासन व्यवस्था में भी देखते हैं कि जहाँ संसदात्मक शासन व्यवस्था होती है वहाँ मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। दूसरी चीज़, मंत्री परिषद के सदस्य संसद की कार्रवाई में
भाग लेते हैं। जो मंत्री परिषद के सदस्य हैं वो संसद की कार्रवाई में भाग लेते हैं। यहाँ एक विशेष बात और मैं आपको बताना चाहूँगी कि मंत्री परिषद के सदस्य संसद की कार्रवाई में भाग तो लेते हैं, लेकिन मंत्री परिषद के सदस्य संसद के सदस्य नहीं होते और न ही उन्हें मतदान का अधिकार होता है। तीसरी बात, संसद को सरकार को प्रतिनिधित्व करने का अधिकार प्राप्त है। प्रतिनिधित्व प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होता है। जैसे हमारे यहाँ होता है कि लोकसभा मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकती है, और यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार को त्यागपत्र देना होता है। इसी तरह फ्रांस में भी संसद को ये अधिकार है कि वो सरकार के विरुद्ध प्रतिनिधित्व प्रस्ताव पारित कर सकती है, और यदि ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार को अपना पद छोड़ना पड़ता है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के कौन से लक्षण हैं? अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के समान ही राष्ट्रपति के पद को शक्तिशाली बनाया गया है। राष्ट्रपति को अनेक शक्तियां प्रदान की गई हैं और इन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति अपने विवेक के आधार पर कर सकता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की नियुक्ति करता है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। राष्ट्रपति के पास ऐसी अनेक पावर हैं जिनका प्रयोग वो अपने विवेक के आधार पर कर सकता है। तो उसी तरीके से फ्रांस में भी राष्ट्रपति के पद को शक्तिशाली बनाया गया है। राष्ट्रपति को ऐसी अनेक शक्तियां दी गई हैं जिनका प्रयोग राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार कर सकता है। मंत्री संसद के सदस्य नहीं होते और न ही उन्हें मतदान का अधिकार होता है। जैसे कि अभी हमने चर्चा करी थी कि वहाँ पर जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, संसद की कार्यवाही में भाग भी लेते हैं, लेकिन ये संसद के सदस्य नहीं होते और न ही उन्हें मतदान का अधिकार होता है। इवन अगर संसद के किसी सदस्य को मंत्री बना दिया जाए तो उसे संसद की सदस्यता छोड़नी होती है। इसके बाद है नेक्स्ट, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रीय सभा को भंग करता है। जैसा कि संसदात्मक शासन व्यवस्थाओं वाले देशों में होता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से लोकसभा को भंग कर सकता है। ये विशेषता अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था वाले देशों में नहीं होती, लेकिन फ्रांस में इस विशेषता को अपनाया गया है और वहाँ पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रीय सभा को भंग कर सकता है। तो हमने देखा कि कुछ लक्षण वहाँ संसदात्मक शासन व्यवस्था वाले हैं और कुछ लक्षण अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था वाले हैं। नेक्स्ट है अधिकार संपन्न राष्ट्रपति और कमजोर विधायिका। जैसा कि अभी हमने चर्चा की कि फ्रांस का जब संविधान बना तो एक संकटकालीन माहौल था, राजनीतिक अस्थिरता थी, निराशा का माहौल था। तो ये जरूरी था कि राष्ट्रपति के पद को सशक्त बनाया जाए। तो वो कौन कौन सी व्यवस्थाएं वहाँ की गई जिनके कारण राष्ट्रपति का पद शक्तिशाली हो गया है, कार्यपालिका वहाँ की स्ट्रांग है और विधायिका की स्थिति अपेक्षाकृत निर्बल है। पहली बात ये, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति को नियुक्तियां करने, संधियों के लिए वार्ता करने, संसद के पास संदेश भेजने का अधिकार है। उसके प्रत्येक कार्य पर प्रधानमंत्री के प्रति हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होती। तो राष्ट्रपति को ऐसे बहुत सारी शक्तियां दी गई हैं जिनका प्रयोग वो अपने विवेक के अनुसार कर सकता है। उसे प्रधानमंत्री के प्रति हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होती। राष्ट्रपति का कार्यकाल 7 वर्ष है, जबकि राष्ट्रीय सभा का कार्यकाल 5 साल है।
राष्ट्रपति के पद की अवधि लंबी रखी गई है, 7 ईयर्स होता है राष्ट्रपति का कार्यकाल, जबकि जो राष्ट्रीय सभा है उसका कार्यकाल केवल 5 ईयर्स है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय सभा को भंग करके नवनिर्वाचन का आदेश दे सकता है। जैसा अभी हमने चर्चा करी थी कि राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वो राष्ट्रीय सभा को भंग कर सकता है। नेक्स्ट है, विधायिका की कानून निर्माण की शक्ति सीमित है। विधायिका उन्हीं विषयों पर कानून बना सकती है जिनकी सूची संविधान में दी गई है। इन विषयों के अलावा अन्य विषयों पर नियम बनाने का अधिकार मंत्रिमंडल के पास है। विधायिका को किन विषयों पर कानून बनाना है, इसकी सूची संविधान में है। विधायिका केवल उन्हीं विषयों पर कानून बनाएगी और बाकी जो अन्य विषय हैं उनके बारे में नियम बनाने का अधिकार मंत्रिमंडल के पास है। अर्थात विधायिका को सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार नहीं है, केवल कुछ लिमिटेड विषय संविधान में दिए गए हैं और विधायिका उन्हीं विषयों पर कानून बनाएगी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सभा और सीनेट की शक्तियां कानून निर्माण में समान है। यदि राष्ट्रपति किसी कारण से हट जाए तो सीनेट का अध्यक्ष ही राष्ट्रपति पद ग्रहण करता है। देखिए, राष्ट्रीय सभा निम्न सदन है, सीनेट उच्च सदन है। जनरली हम देखते हैं कि जो निम्न सदन होता है उसको शक्तिशाली बनाया जाता है, लेकिन फ्रांस में क्या किया गया है कि फ्रांस में ये प्रयास किया गया है कि राष्ट्रीय सभा शक्तिशाली नहीं बने। इसके लिए क्या किया गया है कि राष्ट्रीय सभा और सीनेट की शक्तियां कानून निर्माण के क्षेत्र में समान रखी गई हैं। और एक विशेष बात और कि अगर मान लीजिए कभी राष्ट्रपति अपने पद से हट जाता है तो उस परिस्थिति में जो सीनेट का अध्यक्ष होता है वही राष्ट्रपति पद ग्रहण करता है। जैसे हमारे यहाँ होता है कि अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है, तो उसी तरीके से फ्रांस में अगर राष्ट्रपति का पद किसी कारण से रिक्त हो जाता है तो उस स्थिति में जो सीनेट का अध्यक्ष है वो राष्ट्रपति के पद के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। नेक्स्ट है, शक्ति विभाजन के सिद्धांत पर आधारित। फ्रांस में शक्ति विभाजन के सिद्धांत को सीमित रूप में अपनाया गया है। शक्ति विभाजन का सिद्धांत क्या है? शक्ति विभाजन का सिद्धांत ये कहता है कि सरकार के जो तीनों अंग हैं, ये तीनों अंग अपने अपने क्षेत्र में एक दूसरे से स्वतंत्र रहें, एक दूसरे के कार्य में इंटरफेयर ना करें, इनमें कार्य करने वाले व्यक्ति अलग अलग हों, तो कार्यपालन, कार्यपालिका, व्यवस्थापन और न्यायिक, ये शक्तियाँ पृथक पृथक हाथों में हो, पृथक पृथक विभागों के पास हो, ये शक्ति विभाजन सिद्धांत कहता है। फ्रांस में इस सिद्धांत को आंशिक रूप से अपनाया गया है। जैसा कि हमने देखा कि वहाँ कुछ लक्षण संसदात्मक शासन व्यवस्था के हैं और कुछ लक्षण अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के हैं। तो फ्रांस में कहाँ हमें शक्ति विभाजन सिद्धांत दिखाई देता है? पहली बात तो ये कि राष्ट्रपति का निर्वाचन वहाँ पर संसद के द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। दूसरी बात, मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं वो संसद के सदस्य नहीं होते। नेक्स्ट है, राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता। भारत, अमेरिका, इन देशों के संविधान में कहीं भी पॉलिटिकल पार्टीज़ का उल्लेख नहीं किया गया है। अर्थात हमारे देशों के संविधानों द्वारा राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता नहीं दी गई है, लेकिन फ्रांस के संविधान में राजनीतिक दलों का उल्लेख किया गया है। संविधान की धारा 4 में ये कहा गया है कि मताधिकार की अभिव्यक्ति के मुख्य साधन
राजनीतिक दल होंगे। तो फ्रांस में राजनीतिक दलों की स्थापना करना, उनके अनुसार राजनीतिक कार्यों का संपादन करना, इन चीज़ों को, इन सभी कार्यों को वहाँ संवैधानिक मान्यता दी गई है। नेक्स्ट विशेषता है संवैधानिक परिषद की व्यवस्था। ये फ्रांस के संविधान की बहुत ही एक महत्वपूर्ण विशेषता हम इसे कह सकते हैं कि फ्रांस के संविधान में एक संवैधानिक परिषद की व्यवस्था की गई है। इस संवैधानिक परिषद में कुल 9 सदस्य होते हैं और इनका कार्यकाल भी होता है 9 ईयर्स, और हर 3 साल के बाद 1/3 सदस्य हट जाते हैं, उनके स्थान पर नए सदस्य पद ग्रहण कर लेते हैं। ये संवैधानिक परिषद कार्य क्या करती है? देखिए, ये संवैधानिक परिषद जो कार्य करती हैं, सबसे पहला काम तो है संवैधानिक परिषद का चुनाव करवाना। जो कार्य हमारे यहाँ निर्वाचन आयोग करता है, उस कार्य का संपादन वहाँ पर संवैधानिक परिषद द्वारा किया जाता है। दूसरा कार्य है जनमत संग्रह। अगर किसी विधेयक पर जनमत संग्रह करवाना है तो ये कार्य भी संवैधानिक परिषद द्वारा किया जाता है। सामान्यतः जनमत संग्रह का कार्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है, लेकिन फ्रांस में ये कार्य भी संवैधानिक परिषद करती है। तीसरा जो कार्य संवैधानिक परिषद द्वारा किया जाता है वह है कानून की वैधानिकता की जांच करना। कोई कानून संविधान के अनुसार वैध माना जाए या अवैध माना जाए, सामान्यतः सभी देशों में ये कार्य न्यायपालिका द्वारा किया जाता है, लेकिन फ्रांस में कानून की वैधानिकता की जांच का कार्य भी संवैधानिक परिषद करती है। तो एक तरीके से ये न्यायपालिका संबंधी कार्य भी करती है। इसके अलावा संकट काल की घोषणा से पूर्व राष्ट्रपति के लिए ये जरूरी होता है कि वह संवैधानिक परिषद से परामर्श ले। जैसा कि हमारे यहाँ पर अगर राष्ट्रपति संकट काल की घोषणा करे तो राष्ट्रपति के लिए जरूरी है कि वह मंत्रिमंडल से परामर्श लेंगे, लेकिन फ्रांस में ये कार्य संवैधानिक परिषद द्वारा किया जाता है। तो एक तरीके से संवैधानिक परिषद वहाँ की एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है जो निर्वाचन संबंधी कार्य भी करती है, न्यायपालिका संबंधी कार्य भी करती है, और संकट काल की घोषणा में भी उसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। थोड़ी आलोचनाएं हम देख लेते हैं कि पंचम गणतंत्र का जो संविधान है, हमने कहा कि ये संकट काल का शिशु है, लेकिन इस पर बहुत अधिक विवाद रहा है और जो आलोचना इसकी की जाती है, संक्षिप्त में हम बात करेंगे। पहली आलोचना तो ये की जाती है कि राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर सकता है। हमने देखा कि इसमें राष्ट्रपति का पद बहुत अधिक शक्तिशाली बनाया गया है, तो आलोचक ये कहते हैं कि राष्ट्रपति अपने पद का दुरुपयोग कर सकता है और डिक्टेटर बनने का प्रयास कर सकता है। नेक्स्ट है कार्यपालिका एवं विधायिका में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होने की आशंका। जिस तरह की व्यवस्थाएं की गई है संविधान में, विधायिका को कमज़ोर करने का प्रयास किया गया है और हमने देखा कि संविधान भी संक्षिप्त है, तो आलोचक ये कहते हैं कि इस तरह के संविधान से कार्यपालिका एवं विधायिका में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होने की आशंका बनती है। थैंक यू।